सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का सफ़र आखिरत मुकम्मल हुआ। अल्लामा खादिम रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ा ज़ार में अदा की गई, जिसमें लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। खादिम हुसैन रिजवी का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की रस्म कुल कल सुबह 9 बजे दाता दरबार में अदा की जाएगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे साद रिजवी ने पढ़ाई, जिसमें लाखों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौके पर ग्रेटर इकबाल पार्क में तिल धरने की जगह न थी। अतराफ की तमाम सड़कें भी भरी रही, जहां लाहौर समेत मुल्क भर से आने वाले कारकुन सुबह से ही मौजूद थे। तहरीक लब्बैक के कारकुन गम में निढाल नजर आए। इससे पहले अल्लामा खादिम रिजवी का जज्द खाकी उनके घर से बजरिया सड़क एम्बुलेंस पर मीनार पाकिस्तान ले जाया गया। हजारों कारकुन काफिले में शरीक थे। चंद मिनट का फासला तकरीबन 4 घंटे में तय हुआ। कारकुन लब्बैक या रसूलुल्लाह का विर्द करते रहे। तमाम रास्ते सिक्योरिटी सख्त रखी गई। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर भी तैनात किए गए। अल्लामा खादिम रिजवी जुमेरात की रात इंतकाल कर गए थे। उनकी रस्म कुल कल सुबह 9 बजे दाता दरबार पर होगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का सफ़र आखिरत मुकम्मल हो गया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की लाहौर में स्कीम मोड़ के करीब मदरसा अबू ज़र गफ्फारी में तदफीन कर दी गई। तफसीलात जानते हैं, ज़ीशान सफदर हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान बताइएगा। जी बिल्कुल, मरहूम मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की आज तदफीन का जो मरहला था वो मुकम्मल हुआ और आज उनको सपुर्द खाक कर दिया गया। और इस वक्त उनकी जो तदफीन की गई वो मदरसा उनका जो अबू ज़र गफ्फारी है वहाँ पे की गई, उनकी जो रिहाइशगाह है। और इसके साथ साथ जो दिन पूरे में लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी रहा। जनाजे में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है शिरकत की उन्होंने। और इसके साथ साथ काफिले की सूरत में उनके जश्न खाकी को काफिले की सूरत में लाया गया। तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए उनकी रिहायत गाह से मीनार पाकिस्तान तक लाते हुए। तो बड़े गमज़दा थे यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और इसके साथ साथ उनसे जो मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने इस जनाजे में शिरकत की। उनके साहबजादे साद रिजवी ने उनके नमाज जनाजा पढ़ाया और इसके साथ ही आज के रोज उनका आखिरी सफर जो है वो खत्म हुआ और आज उनकी तदफीन जो है मदरसा अबू ज़र गफ्फारी में कर दी। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें, हुकूमत को किसी महाज पर आराम से नहीं बैठने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक पैगाम। कहते हैं पेशावर में जलसा रोकने के लिए हर कोशिश की गई, कोई बहाना ना मिला तो कह दिया कोरोना का खतरा है। जलसे की राह में तमाम रुकावटें तिनके की तरह बह जाएंगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुक्मरान अवाम के नुमाइंदे नहीं, ये चोरी के मैंडेट से इक़्तिदार में आए। इस हुकूमत से जान छूट जाए तो कौम सेहतमंद हो जाएगी। हमारा अगला जलसा जो शायद जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़ेर एहतमाम होगा 26 नवंबर को लारकाना में और फिर उसके बाद PDM का जलसा 30 नवंबर को मुल्तान में होगा।
पेशावर में एक बहुत अजीमुशान और तारीखी अवामी जलसा होने जा रहा है। बहुत कोशिश की गई हुक्मरानों की तरफ से, नाजायज हुक्मरानों की तरफ से, कि ये जलसा ना हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। हमारे नजदीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। तो इंशाल्लाह जलसा होगा, भरपूर तौर पर होगा। हुक्मरानों के ख्वाब परेशान होंगे और उनके होश उड़ेंगे इंशाल्लाह। और अवामी कुव्वत से, कि हम समझते हैं कि ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है, चोरी के मैंडेट की नुमाइंदा है। लोगों को चोर कहते हैं, खुद चोरी के जरिए वोट चोरी किया है। मौलाना फजल रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मौलाना ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पेशावर, मुल्तान और 13 दिसंबर के लाहौर जलसे के बाद तहरीक के अगले मरहले पर गुफ्तगू की गई। मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और मौलाना ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा मज़ीद किन अमूर पर बातचीत की गई? जी बिल्कुल, PDM के सदर मौलाना फजल रहमान और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ की तमीरदारी की और उनकी सेहत के बारे पूछा और मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने बामी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की और पेशावर, मुल्तान और 13 दिसंबर के लाहौर जलसे के बाद तहरीक के अगले मरहले के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दिलाया है कि वो PDM के हर फैसले पर अमल दरामद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और इस मकसद के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से मुस्लिम लीग नवाज गुरेज नहीं करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद आपका। अपोजिशन जलसों के मामले पर डट गई। क्या कोरोना PDM के जलसे से फैलता है? मौलाना गफूर हैदरी का कहना है कि वजीर आजम और वज़रा ने गिलगित बल्तिस्तान में जलसे किए तब कोरोना नहीं था, जबकि शहर रहमान बोली कि मामूली जुकाम कहने वाले वजीर आजम आज कोरोना का नाम लेकर डरा रहे हैं। PDM डट गई, पेशावर का जलसा हर सूरत करने का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत कौम को तसादुम की तरफ ले जा रही है। हुक्मरान पूरी कुव्वत से रोकें, लेकिन जलसा हर सूरत होगा। इदारे हाथ खड़े कर दें तो ये हुकूमत कल ही घर चली जाएगी। तुम्हें रोकना है तो पूरी कुव्वत इस्तेमाल करो, रोकने की कोशिश करो, मगर अल्लाह ने चाहा हम हर हाल में जलसा करके रहेंगे। वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर शहरी रहमान का कहना था कि चलो अच्छा हुआ, अपोजिशन के जलसों के बहाने इमरान खान को कोरोना का ख्याल तो आया। मामूली जुकाम कहने वाले वजीर आजम आज कोरोना का नाम लेकर डरा रहे हैं। अपोजिशन कल 22 नवंबर को पेशावर में जलसा करने जा रही है। वफाकी और KP हुकूमत भरपूर जोर लगा रही है कि किसी तरह ये जलसा ना हो, मगर अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर में कोरोना की शरह में इजाफा होने लगा। मुजफ्फराबाद समेत तमाम अजला में रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद कियानी का कहना है लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो ताउन करें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना की शरह में इजाफा होने लगा है। मुजफ्फराबाद समेत तमाम अजला में रात 12 बजे से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद कियानी का कहना है कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जाएगा, जबकि शहरियों से दरख्वास्त है कि वो ताउन करें। कोरोना की तशखीस के हवाले से पाकिस्तान ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए जदीद आला तैयार कर लिया है। रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्टेटर नामी डिवाइस से जदीद बुनियादों पर कोरोना की तशखीस हो सकेगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने डिवाइस की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है। कोरोना की तशखीस के हवाले से पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए जदीद आला तैयार कर लिया है। रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्टेटर नामी डिवाइस से जदीद बुनियादों पर कोरोना की तशखीस हो सकेगी। सबा बजीर बताएगा इस आला के हवाले से।
बिल्कुल कोरोना के हवाले से एक खुशखबरी जो है वो सामने आ चुकी है और कोविड की तशखीस के हवाले से पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए जदीद आला तैयार कर लिया है। रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्टर नामी डिवाइस से जदीद बुनियादों पर कोरोना की जो है तशखीस हो सकेगी और ये कोविड डिवाइस को मुकम्मल तौर पर मकामी तौर पर बनाया गया है और कोविड क्षेत्रों में कोरोना मरीजों के इन्फेक्शन की मिकदार मालूम करेगा। जी ठीक है, एक डिटेक्टर डिवाइस जो है वो तैयार कर ली गई है। बहुत शुक्रिया सलाम का। हुकूमती पाबंदियां मुस्तरद। पेशावर में PTM के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जलसे की तैयारियों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, PTM की जानिब से कल होने वाला जलसा जो कि 22 नवंबर इतवार के दिन पेशावर में किया जा रहा है, उसके लिए तमाम तर इंतज़ामात ज़ोरों शोर से जारी हैं। जो खिदमात हासिल किए गए हैं, जितने भी ऑडियो वीडियो कंसोल्स के लिए, वो DJ बर्ड की हासिल की गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बट साहब बताएगा कि क्या क्या इंतज़ामात जो है वो किए गए हैं और इसमें इस दफ़ा कुछ नया है, क्योंकि पहले तराने लोग सुनते थे, इस दफ़ा एक मजहबी वो भी होगा, क्या कहेंगे सवाल? नया तराना हमने बनाया है, अल्लाह पाकिस्तान रहे, मौला पाकिस्तान रहे। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं दुबई से, शब्बीर साहब, उन्होंने हमें ये तराना भेजा। आप देखेंगे 1.5 किलोमीटर दूर तक हम स्पीकर लगा चुके हैं, बड़े बड़े लाइट टावर्स लगा चुके हैं। सबसे जदीद सिस्टम जो सा है पाकिस्तान का, वो हमने यहाँ पर लगाया है। इंशाल्लाह ताला सैटेलाइट से कंट्रोल करेंगे और अल्लाह पाक से माफ़ी मांग कर इंशाल्लाह बेस्ट क्वालिटी का काम करके देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि उनका कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट जो कि जितनी भी चीज़ें लगाई गई, इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी ऑडियो वीडियो स्पीकर जो भी लगाए गए हैं, वो इस दफ़ा पाकिस्तान के सबसे बेस्ट और सबसे नया गाना भी जो है वो PTM के लिए दिया। बहुत शुक्रिया आपका। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने तालीमी इदारे खुले रखने के फैसले की हिमायत कर दी है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि इदारे बंद या खुले रखने का हतमी फैसला 23 नवंबर को NCOC के इजलास के बाद किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में सेक्रेटरी स्कूल्स अहमद बख्श नारेजो, सेक्रेटरी कॉलेजेस पाकिर नकवी समेत तमाम शहरों के डायरेक्टर स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से स्कूल खुले रखने पर जोर दिया गया। वज़ीर तालीम ने भी तालीमी इदारे खुले रखने की तजावीज़ की हिमायत की। वज़ीर तालीम सिंध का कहना था कि तालीमी इदारे बंद रखने या खुला रखने का हतमी फैसला 23 नवंबर को NCOC के इजलास के बाद ही किया जाएगा। दूसरी जानिब विफाक की जानिब से 24 नवंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रखने की तजावीज़ दी गई है। तनवीर भैलिम, 24 न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार लॉकडाउन का आगाज़ हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जनूबी, गरबी और कोरंगी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर मरहलावार लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जनूबी, गरबी और कोरंगी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा इस हवाले से। कराची के 4 अजला में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है। अगर हम अजला के हवाले से बात करें तो उसमें ज़िला गरबी है, वस्ती है, कोरंगी है और जनूबी है। इनमें 2 ज़िलों के अंदर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है और 2 ज़िलों में जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। 5 दिसंबर तक जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन इन ज़िलों के अंदर जो है वो नाफिज रहेगा। जो हॉट स्पॉट्स डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानिब से बताए गए थे, उनकी निशानदही पर जो है वो उन गलियों में, उन मोहल्लों के अंदर जो है वो लॉकडाउन लगाया गया है। तमाम तर ज़िले के अंदर लॉकडाउन नहीं है, बल्कि जो निशानदही की गई थी जिन इलाकों की, यूसीस की, गलियों की, उनमें सिर्फ लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो इसमें लोगों को तकरीबात करने की इजाज़त नहीं होगी। जिन जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा, मास्क पहनना जो है वो लाजमी होगा। उसके अलावा जो है वो 3 लोगों से ज़ायद लोग जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे ना खड़े हुए, ना रुकें कहीं पर। घर से कोई फ़र्द अगर बाहर निकल रहा है तो वो सिर्फ ज़रूरी किसी काम से लेके बाहर निकले, गैर ज़रूरी बाहर ना निकले। तकरीबात में पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है वो इन गली मोहल्लों के अंदर जो है वो पाबंदी होगी।
कमिश्नर कराची की जानिब से 2 रोज़ कबल जो है वो अहम इजलास तलब किया गया था, जिसमें स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो फैसला किया गया था। और आज हमने देखा कि उस पर एग्जीक्यूशन होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब 2 ज़िले रह गए हैं जिनके नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुए, उसमें ज़िला मलीर शामिल है और ज़िला शर्की शामिल है। लेकिन हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ देर बाद जो है वो इन दोनों ज़िलों का भी जो नोटिफिकेशन है स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से वो जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना है कि वो अब भी सिर्फ वर्ल्ड बैंक से तनख्वाह लेते हैं, इसके अलावा किसी महकमे से तनख्वाह या पेंशन नहीं लेते। उन्होंने कभी सरकारी पैसे से इलाज नहीं कराया, बल्कि हर तरह का खर्च अपनी जेब से करते हैं। सवाल ये है कि उनकी हमदर्दियाँ किसके साथ होंगी। पहले उनका शॉर्ट सुन लें, फिर इसी पर सीनियर तजियाकारों से भी बात करेंगे। तो आप सर एक और सवाल है पर्सनल सा है, अगर आप खुद कितनी पेंशन ले रहे हैं, कितने इदारों से? मैं तो वर्ल्ड बैंक से ले रहा हूँ तनख्वाह, बस। स्टेट बैंक में कोई पेंशन नहीं होती है जी। किसी ने मुझसे यही सवाल कई दफ़ा पूछा है कि आपने सिविल सर्विस से ली थी, मैंने कहा नहीं। आपने स्टेट बैंक से ली थी, मैंने कहा नहीं। मैंने IBA से ली थी, मैंने कहा नहीं। सिर्फ मुझे वर्ल्ड बैंक से तनख्वाह मिल रही है। मेडिकल बिल्स के हवाले से कुछ चीज़ें आई थी कि आपने इलाज नहीं करवाया और उसका? मैंने हुकूमत में आने के बाद से कोई इलाज नहीं करवाया जी, मैंने कोई इलाज नहीं करवाया और एक पैसा अभी तक जितने भी खर्चे मैंने अपनी जेब। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, डॉक्टर इशरत हुसैन मुशीर पाकिस्तान के हैं और तनख्वाह वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। अब सवाल ये है कि उनकी हमदर्दियाँ किसके साथ होंगी, पाकिस्तान के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ? देखिए, ये तो उन्होंने अपनी जुबान से खुद ही बयान फरमा दिया है, इसके ऊपर तो दो राय नहीं हो सकती। असल में इस वक्त जो हुकूमत है, मेरे ख्याल से पहली दफा तारीख में इतने ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्की यानी अदारों के नुमाइंदे हैं और इस हुकूमत में बैठ के पाकिस्तान के यानी वजारतें चला रहे हैं। हफीज शेख साहब को ले लीजिए, वो भी वर्ल्ड बैंक के और वो भी IMF के लोग इस तरीके से पहले जो लोग आए थे, और बहुत सारे लोग इस वक्त खुद हुकूमत के अंदर मौजूद हैं जो तनख्वाह कहीं और से लेते हैं। यहाँ बैठ के वो पाकिस्तान के मफाद का कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। वो उन्हीं का काम करते हैं जिनका नमक खाते हैं। और ये इशरत हुसैन साहब जो हैं, जिस तरीके से वो बैठ के कह रहे थे और पब्लिक में कह रहे हैं वो कि मैं हुकूमत के अंदर एक अहम ओहदे पर भी हूँ और तनख्वाह वर्ल्ड बैंक से लेता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने आज तक पाकिस्तान का कोई फायदा किया हो तो वो हमें बता दें। वो अपने मकसद और अपने जो उनके अज़ाइम हैं उसके तहत ही अपने नुमाइंदों को भेजते हैं जो जाके थर्ड वर्ल्ड की दुनिया में अहम ओहदों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उनकी पॉलिसियां तब्दील करके अपने अदारे का जो पेरेंट अदारा है उसके मफाद को सर्व करते हैं। यही मेरे ख्याल से इशरत हुसैन भी कर रहे हैं और यही उनके साथ मिलकर बहुत सारे दीगर लोग भी कर रहे हैं जो इस वक्त अहम ओहदों पर है। खासतौर से वो लोग जो ना इलेक्टेड हैं, ना जिनका यहाँ से सरजमीन से कोई ताल्लुक है, बाहर के मुल्कों की नेशनलिटी है उनके पास, और उन्हीं की खिदमत पे वो मामूर हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर ये बैठ के पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं। मुझे तो बहुत हैरत होती है कि इमरान खान साहब जो तनकीद किया करते थे जब कंटेनर पे खड़े होते थे अनइलेक्टेड लोगों को अहम ओहदे देने की, ये इलेक्टेबल्स को शामिल करने की, आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करने पर तबर्रा फरमाते थे, वो आजकल वो तमाम काम खुद कर रहे हैं। और यही हाल इस तरह जिसका नमूना आपने अभी खुद दिखाया है। अब आपने भी देखा होगा इशरत साहब किस कॉन्फिडेंस से बैठ के कह रहे हैं मैं तो तनख्वाह वर्ल्ड बैंक से लेता हूँ। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब, डॉक्टर इशरत हुसैन है, वो मुशीर पाकिस्तान के हैं और तनख्वाह वर्ल्ड बैंक से लेते हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया तो कि हमदर्दियाँ किसके साथ होंगी, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसा कि बुखारी साहब कह रहे थे कि इमरान खान खुद भी इस मामले पर और इन लोगों पर तनकीद करते रहे हैं, अब ऐसे लोग खुद ही उनके करीब पहुँच चुके हैं। मैं समझता हूँ बुखारी साहब ने बुनियादी बात कर दी है और इमरान खान साहब का बयान जो है वो बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल है, वो वीडियो क्लिप उनका, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि आपने किसी और मुल्क से आप तनख्वाह ले रहे हो, किसी मुल्क की आपकी नेशनलिटी हो। गिला है अवाम का कि हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो बैरूनी इदारों की, बैरूनी मुल्क की पॉलिसियों को और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। डॉक्टर इशरत साहब ने बात की है तो इससे मैं कहूँगा ये एक एतराफ़ है
کہ بھائی ورلڈ بینک سے میں کہاں رہتا ہوں، آیا میں ادھر ہوں، تو بھائی جہاں کی تمہارا کام ہے، کیا ورلڈ بینک نے آپ کو چھٹی دے کے رہے کہ آپ جا کے پاکستان کی خدمت کریں اور اس کے یہ کریں اور وہ کریں؟ ورلڈ بینک جو کچھ کرتا ہے، آئی ایم ایف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ورلڈ بینک کی شاید آئی ایم ایف سے کئی دن زیادہ سمجھ آ گئی. تو ہم پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ساری پاکستان کی معاشی سے نوید چودھری صاحب، ہم آپ کو ٹھیک طرح سے سن نہیں پا رہے ہیں، دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بخاری صاحب آپ کہیے گا، ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی بارہا ان لوگوں پر تنقید کرتی آئی ہے کہ باہر سے لوگ بلا لیے جاتے ہیں، ووٹوں سے جو الیکٹ ہوتے ہیں ان کو نہیں عہدے دیے جاتے اور وزارتیں نہیں دی جاتی. کیا اپوزیشن کی بھی تنقید درست ہے؟ ہاں میرے خیال سے بالکل درست ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ نیشنل آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے ان کے اختیار کا جائزہ لیں تو بالکل بات تو وہ درست کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات چھوڑیے، میں تو خود عمران خان کے بیانات آپ کو حوالے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ وہ خود اس کے شدید مخالف تھے کہ جو باہر کے لوگوں کی نیشنلٹی جن کی ہوتی ہے، یا جو باہر کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے جو کرندے ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا اہم عہدہ اپنے ملک میں نہیں دینا چاہیے. پہلے تو وہ ڈیول نیشنلٹی کے بھی بہت خلاف تھے، اب تو وہ ہر چیز کے اوپر کیونکہ یو ٹرن لینے کا رواج ہے، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اتنے وعدے نہیں کیے ہیں جتنے یو ٹرن ہیں، تو وہ اس پر بھی یو ٹرن لے گئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جن جن لوگوں کا بھی رابطہ کبھی رہا ہے، وہ پاکستان میں اپنے ادارے کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے آتے ہیں. انہوں نے حق نمک ان کا ادا کرنا ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اس کے باوجود آئی ایم ایف کی طرف سے اور ورلڈ بینک کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت ابھی آپ اور بڑھائیں، پیٹرول کی قیمت ابھی آپ اور بڑھائیں. یہ صرف اپنے دیے ہوئے قرضہ جات کی واپسی کے حوالے سے پاکستان کے عوام کی زندگی. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. رہنما نون لیگ طلال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چودھری صاحب یہ بیان آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر عشرت حسین کا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ورلڈ بینک سے تنخواہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی محکمے سے تنخواہ یا پینشن نہیں لیتے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں پہلے بھی بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کے بہت سارے مشیر جو ہیں وہ ان کے پاس پاسپورٹ دوسرے ملکوں کے ہیں، انہوں نے دوسرے ملکوں کا حلف اٹھایا ہوا ہے. سو وہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس قسم کے معاملات جو کہ عشرت کا کے سامنے آئے ہیں کہ وہ ورلڈ بینک سے ایک پینشن یا پے لیتے ہیں. تو جب آپ جس سے پینشن پے لیں گے یا جس کا حلف اٹھائیں گے، جس کا پاسپورٹ رکھیں گے، تو آپ وفادار تو ان کے ہوں گے کسی حد تک، اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپ کسی حد تک واچ کریں گے. اور جب آپ ورلڈ بینک کے انٹرسٹ اور آئی ایم ایف کے انٹرسٹ واچ کریں گے تو یقیناً پاکستان کے انٹرسٹ تو آپ سارے واچ نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر دیکھ لیں، یعنی اسٹیٹ بینک کی جو ہے اس کی کنجی آئی ایم ایف کے جو سابق ملازم ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. سو اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ قومی مفاد کا معاملات ہیں، اور یہ اس کو سوچے بڑی اس پہ ضرورت ہے کہ ہم صرف ایک پولیٹیکل کیا کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کر سوچیں، اور یہ ملکی مفاد کا معاملہ ہے. لیکن اس حکومت نے نہ پہلے سوچا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی وہ سوچیں گے. اچھا طلال چودھری صاحب، آپ بھی جو سابق وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کے بڑا قریب رہے ہیں، کسی بھی وزیر اعظم کے لیے یہ معاملہ آخر کیوں پیش آتا ہے کہ وہ جو ووٹوں سے الیکٹ لوگ ہیں ان کی بجائے باہر سے لوگ بلا لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے تو نالائکی ہے کپتان کی کہ وہ اپنی ٹیم نہیں بنا سکا. جس کپتان کے پاس اپنا وزیر خزانہ نہ ہو، جس کا وزیر داخلہ نہ ہو، جس کا اپنا وزیر قانون نہ ہو، اور جس کپتان کے پاس جو پاکستان میں سیاست کرنا چاہتا ہے پنجاب جیسے بڑے صوبے کو چلانے کے لیے وزیر اعلیٰ نہ ہو، تو آپ ٹیم کی حالت خود دیکھ لیں کہ وہ ٹیم کس طرح کی ٹیم ہوگی. سو جن کے پاس ٹیم نہیں وہ ملک کیا چلائیں گے؟ یہ مانگے تانگے کے لوگ آپ پکڑ لیتے ہیں، اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ واچ کرتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ پیٹرول سکینڈل، اس میں آپ نے ایسے آدمی کو بنایا ہوا تھا مشیر، اس نے اپنی دیہڑی لگائی ہے، وہ لوگوں کو تو نہیں خیال کرتا ان کے انٹرسٹ کا. تو اسی طرح یہ معاملہ جو ہے یہ الیکٹڈ لوگ اگر سامنے آئیں، اور الیکٹڈ لوگ بھی وہ جو آپ کی ٹیم ہو، جب آپ نے لوٹے اکٹھے کرنے ہیں، جگہ جگہ سے بندے اکٹھے کرنے ہیں، اور آپ کی اپنی ٹیم کوئی نہ ہو، تو پھر پاکستان کا جو اس وقت حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اسی طرح کا ہی ہوگا.
ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید چودھری صاحب طلال چودھری صاحب کا آپ نے بیان سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک ٹیم سلیکٹ نہیں ہو سکی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ووٹوں سے الیکٹ لوگ ہوتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کیا ان پر اعتماد نہیں کرتے, اسی وجہ سے باہر سے لوگ بلائے جاتے ہیں؟ نوید چودھری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے, ان سے مزید بھی اس معاملے پر بات کریں گے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور طلال چودھری صاحب رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. کچھ مزید خبریں شامل کریں. پاکستان کے لیے متوقع کرونا ویکسین کے حوالے سے اچھی خبر آ گئی. امریکہ نے پاکستان کو متوقع کرونا ویکسین کی تیاری میں تعاون کی پیشکش کر دی. واشنگٹن میں پاکستانی مشن نے حکومت کو امریکی آفر سے آگاہ کر دیا. پاکستان نے کرونا ویکسین سازی کی امریکی آفر پر مثبت جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں, اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس بتائیے گا اس حوالے سے. پاکستان کے متوقع جو کرونا ویکسین بارے امریکہ سے سفارتی سطح پر رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں اور امریکہ کی پاکستان کو متوقع جو کرونا ویکسین کے حوالے سے بڑی آفر جو ہے وہ کر دی گئی ہے. امریکہ کی پاکستان کو جو ہے کرونا ویکسین کی تیاری میں تعاون کی آفر ہے. واشنگٹن میں پاکستانی مشن نے حکومت جو امریکہ آفر سے جو ہے وہ آگاہ بھی کر دیا ہے. پہلے فیز میں جو ہے متوقع جو کرونا ویکسین سے مقامی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں گے اور دوسرے فیز میں ویکسین جو ہے وہ 200 اتحادی ممالک کے لیے دستیاب ہوگی. پاکستان کو کرونا ویکسین سازی کے عمل میں خوش آمدید کہیں گے. امریکہ کا یہ جواب آیا ہے جو پاکستانی جو مشن ہے اس کے ساتھ یہ بھی امریکہ کا موقف ہے کہ پاکستان سے جو کرونا ویکسین سازی کے عمل میں تعاون کے لیے ہم تیار ہیں. اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ امریکی جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان سے ویکسین سازی میں بھی تعاون جو ہے وہ کر سکتی ہیں. باہمی تعاون سے پاکستانی کمپنیز مقامی طور پر کرونا ویکسین آگے جو ہے وہ تیار کر سکیں گے. اور پاکستانی مشن کی حکومت کو متعلقہ جو فریقین سے مشاورت کی بھی تجویز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا کرونا ویکسین سازی کے امریکی آفر پر جو ہے مثبت جواب دینے کا فیصلہ ہوا ہے اور وزیر اعظم کی وزارت قومی صحت کو پاکستانی کارکنوں سے مشاورت کی ہدایت دی گئی ہے. اور وزیر اعظم نے وزارت صحت متعلقہ حکام سے امریکی آفر پر اویس صاحب ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. نہ آرکیٹیکٹ نہ ہی انجینئر, پھر بھی شمس الدین سندھ بلڈنگ کنٹرول کے ڈی جی تعینات ہو گئے. قوانین کے تحت ڈی جی کے لیے آرکیٹیکٹ, انجینئر, ٹاؤن پلانر میں سے ہونا لازمی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بتائے گا اس کی ڈیٹیل. حسن سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ نہ ہی آرکیٹیکٹ اور نہ ہی انجینئر, پھر بھی شمس الدین سندھ بلڈنگ کنٹرول کے ڈی جی تعینات کر دیے گئے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ قوانین کے تحت ڈی جی کے لیے آرکیٹیکٹ ہونا, انجینئر ہونا یا ٹاؤن پلانر ہونا لازمی ہے. حسن عباس بتائے گا انتظامیہ کیا کہتی ہے اس حوالے سے. ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر نان ٹیکنیکل ڈی سی کو جو ہے وہ اضافی چارج دیا گیا ہے. شمس الدین صاحب جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈی جی نہیں ہے اور جو قانون ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا اس کے مطابق جو ڈی جی تعینات ہوگا اس کا آرکیٹیکٹ, انجینئر یا ٹاؤن ڈیولپر ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. اور اس سے سپریم کورٹ کے بھی جو ہے احکامات تھے کہ جو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہونا چاہیے وہ ٹیکنیکل ڈی جی ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ اب سے کچھ روز قبل جو ہے وہ کچھ ماہ قبل ایک اور نان ٹیکنیکل ڈی جی کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر, جن کو جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہٹا دیا گیا تھا اسی بنا کے اوپر کیونکہ وہ ٹیکنیکل ڈی جی نہیں تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ آشکار داور ان کو ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لگایا گیا تھا, لیکن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک کرسی جو تھی خالی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آن لائن مہنگے موبائل فون آسان اقساط پر مہیا کرنے کی آڑ میں دھوکہ دینے والا نوسر باز ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور نے بڑی کارروائی کی ہے اور کارروائی کرتے ہوئے آن لائن مہنگے موبائل فون آسان اقساط پر مہیا کرنے کی آڑ میں دھوکہ دینے والا نوسر باز ساتھی گرفتار کر لیا ہے. آپ کو بتائیں لاہور کے سائبر کرائم ونگ نے یہ کارروائی کی ہے اور نوسر باز کو گرفتار کر لیا گیا ہے.
फैसला बाद से खबर शामिल करें, जहां पर एक बार फिर घंटा घर और बाज़ारों में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर घंटा घर और बाज़ारों में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। एक बार फिर से ये ऑपरेशन किया जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्री शुदा जगहों पर महदूद रहते हुए ही कारोबार की इजाज़त होगी। इंतज़ामिया ने 8 बाज़ारों में ऐलान करवा दिए। इस हवाले से सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। क्लीन अप ऑपरेशन दोबारा से शुरू होगा। इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ रुका हुआ ऑपरेशन एक बार फिर शुरू करने का फैसला किया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने 8 बाज़ारों का दौरा किया और इस मौके पर यह कहा गया कि सिर्फ रजिस्टर शुदा जगहों में महदूद रहते हुए ही कारोबार की इजाज़त होगी। एसी की जानिब से ऐसा कहा गया। 8 बाज़ार हैं जहां पर ऐलान भी करवा दिए गए हैं और सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। एसी की जानिब से इस मौके पर ऐसा कहा गया है। फैसलाबाद में आपको बता रहे हैं, क्लीन अप ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। लैया में थल मेले की तकरीबात शुरू हो गईं। रिवायती झूमर, घोड़ा, ऊंट डांस, मैजिक शो समेत म्यूजिकल प्रोग्राम्स मुनक्किद होंगे। तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लैया चौबारा के मकाम पर पूरा दिन जीप रैली का इनेकाद रहा और इसी के साथ जैसे ही शाम हुई है, शाम होते ही थल मेले का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर इस थल मेले में रंगारंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। झूमर शानदार यहाँ पर दिखाई गई है और साथ ही साथ यहाँ पर नेज़ाबाजी का शानदार मुजाहरा देखने को मिला है और इसी के साथ साथ शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो भी इस थल मेले को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पहुँची है। ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हैं और इस थल मेले में ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख़वातीन के लिए एहतमाम किया गया था। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और शहरियों को बेहतरीन तफरीह जो है वो यहाँ पर फराहम की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवाद ने गवर्नर हाउस में गवर्नर चौधरी सरवर के साथ क्रिकेट खेली। फिरदौस आशिक आवान ने गवर्नर पंजाब को दूसरी गेंद पर आउट कर दिया। जब उनकी बारी आई तो गवर्नर पंजाब को चौका भी लगाया और फुटबॉल को ज़बरदस्त अंदाज में किक्स भी लगाई। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने गवर्नर हाउस में गवर्नर चौधरी सरवर के साथ क्रिकेट खेली और उन्होंने दूसरी गेंद पर गवर्नर पंजाब को आउट भी कर दिया।